नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद का मौजूदा बजट सत्र अपने अंतिम चरण में है और आज बजट सत्र के दूसरे भाग का 17वां दिन है। हर दिन की तरह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा और हमारे संवाददाता पवन कुमार। आप दोनों का स्वागत है। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़े संशोधन बिल पर राज्यसभा में होगा विचार। बिल में ऐसे हथियारों के संबंध में वित्त पोषण पर रोक लगाने के प्रावधान। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर नियम 193 के तहत लोकसभा में होगी आगे की चर्चा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब राज्यसभा के एजेंडे में शामिल। दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी होंगे पेश। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव उच्च सदन में होगा पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर खास चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन बिल कल लोकसभा से पारित हो गया। वहीं लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 और दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 को कल राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। यूक्रेन की स्थिति के बारे में नियम 193 के तहत लोकसभा में हुई चर्चा का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और चर्चा पूरी हुई। कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन से सदन की सहमति के प्रस्ताव को भी लोकसभा की मंजूरी मिल गई। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज लोकसभा में क्या है खास। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत लोकसभा में आगे की चर्चा होनी है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 और दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त 2 संदेशों की सूचना देंगे। सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 7वीं बैठक का कार्रवाई सारांश भी सभा पटल पर रखा जाएगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले उठाएंगे। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। इनमें सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन, विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी शामिल हैं। सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता पवन कुमार शर्मा का। संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष रूबरू होने वाले हैं पत्रकारों से, तो क्या कोई रिलीवेंस है पवन? प्रतिबिंब, जैसा आपने बताया कि अभी जो हमारी सूचना है कि 12 बजे जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है मेन कमेटी रूम है जो पार्लियामेंट एनेक्सी में, वहाँ पे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।
क्योंकि ये जो बजट सत्र है प्रतिबिंब वो अंतिम चरण की तरफ है। इसकी शुरुआत 31 जनवरी 2022 को हुई थी और 8 अप्रैल तक ये सत्र जो है उसको नोटिफिकेशन हुई थी। तो ये जो बड़ी बात ये है कि ये मौका है जब हम पता करें कि पूरा बजट सत्र जब अंतिम चरण की तरफ है तो उत्पादकता और हर दृष्टि से ये जो सत्र है बहुत सफलता कामयाबी वाला कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा इसमें जो कामकाज सुचारू रूप से हुआ है। मैं आपसे बात बताऊं क्योंकि जो पहला चरण था बजट सत्र का वो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला। इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है प्रतिबिंब, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे वो रखा जाता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट रखा था और उसके बाद जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और उसके बाद जो आम बजट है उस पर चर्चा हुई थी। मैं आंकड़ों के हिसाब से कुछ आपको बताना चाहूँ था और वो जो पहला चरण था ये बजट सत्र का उसकी उत्पादकता लोकसभा में 121% रही थी और 100% के करीब राज्यसभा में रही थी। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के 12 घंटे अलॉट किए गए थे पर इस पर चर्चा 15 घंटे 13 मिनट हुई और इसमें 120 सदस्यों ने अपनी बात रखी। उसी तरह आम बजट पर चर्चा जो है उसके लिए 12 घंटे अलॉटेड थे पर 15 घंटे 35 मिनट उस पर चर्चा हुई और 143 सदस्यों ने इस पे अपनी बात रखी। तो उत्पादकता की दृष्टि से जो पहला चरण था वो 121% रहा था और अभी अगर बात करूं आज तक की अगर मैं बात करूं जो लोकसभा में कार्रवाई हुई है तो ये पूरा चाहे विधायी कामकाज हो चाहे गैर विधायी कामकाज हो उत्पादकता 130% रही है अब तक की और राज्यसभा में जो है वो 93% के करीब रही है क्योंकि राज्यसभा में थोड़ा व्यवधान भी हुआ है दूसरे चरण में बजट सत्र के। तो ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है कि चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो दोनों सदनों में बहुत अच्छा कामकाज हुआ है। मैं आपको प्रश्नकाल की बात भी रखना चाहूँगा कि जो लोकसभा में प्रश्नकाल हुआ है उसका 92% जो है वो समय जो प्रश्न लगे थे उनका उत्तर दिया गया है। 176 प्रश्नों का जवाब मंत्रियों ने दिया है और 21 घंटे 20 मिनट इसके ऊपर प्रश्नकाल के ऊपर समय व्यतीत हुआ है लोकसभा में। और राज्यसभा में जो है 77 प्रश्न जो रखे गए थे प्रश्नकाल में उसमें 133 प्रश्नों का जवाब दिया गया है और 18 घंटे के करीब जो है प्रश्नकाल जो है उस पर समय दिया गया राज्यसभा में। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये बजट सत्र की बात करें जो 31 जनवरी से शुरू हुआ था उसके पहले चरण की और दूसरे चरण की बात करें तो उत्पादकता की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा है। इस बार जो है 7 नए विधेयक बजट सत्र के दौरान रखे गए हैं जो दूसरा पार्ट है और उसमें से 4 विधेयक जो है प्रतिबिंब जी वो पारित भी हो गए हैं। ये बहुत दोनों सदनों से पारित हो गए हैं। सिर्फ 2 विधेयक हैं जिसमें कि द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 और द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 ये लोकसभा में पेश हुए हैं, ये पारित नहीं हुआ है। बाकी 4 बिल जो हैं वो दोनों सदनों से पारित हुए हैं जिसमें कि जिसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुई। इसमें दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 है और साथ ही साथ द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 है जो पारित हुए हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो अगर हम विधायी कामकाज की तरफ देखें तो 4 बिल जो है दोनों सदनों में अब तक जो है वो पारित हो गए हैं। 7 नए विधेयक रखे गए थे। तो इस दृष्टि से भी ये जो सत्र है बजट सत्र पवन अच्छा कहा जा सकता है, सुचारू रूप कहा जा सकता है और देश की सबसे बड़ी पंचायत से यही उम्मीद की जाती है। जी और आज क्या कुछ हो सकता है उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल अपने जो स्टूडियो के मेहमान हैं उनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद नासिर हुसैन, राज्यसभा के माननीय सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है नासिर जी। अगर बात करें अभी तक की उत्पादकता की, हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि कितना उत्पादक रहा लोकसभा और राज्यसभा के कार्य की अगर बात करें कुल मिलाकर इन टोटलिटी आप कैसे देखते हैं इस दूसरे भाग को, बजट सत्र के दूसरे हिस्से को? देखिए, बजट सेशन का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा हो, दोनों में भी काफ़ी प्रोडक्टिव, दोनों हाउसेस में लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। इसमें बजट के ऊपर डिस्कशन के अलावा, डिटेल डिस्कशन के अलावा बहुत सारे बिल्स आए और बिल्स के ऊपर भी काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हुआ। जो सरकार में है और जो अपोजिशन में है, जो भी उनकी अपनी बात रखना था बहुत संयम तरीके से अपनी बात रखे और उसके ऊपर मंत्रियों ने भी जवाब दिया। और जहाँ जहाँ हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को अपोज करना चाहिए या नहीं तो इसमें सुधार लाना चाहिए, नहीं तो इसमें और कुछ प्रोविजंस ऐड करना चाहिए या नहीं तो सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए, जो हमारा प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन का एक फ्रेमवर्क हमारे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो बना हुआ है, या तो उसको इस्तेमाल करने की बात होती तो हम लोग इश्यूज को रेज करते थे। उसके अलावा भी जो है जीरो और कॉलिंग अटेंशन, क्वेश्चन आवर में से भी बहुत सारे इश्यूज रेज किए और देश के सामने जो मुद्दे थे, जन के सामने जो मुद्दे थे
वो भी हम लोगों को अपोजिशन को जब लगा तो हम लोग वेल विद इन द रूल्स ऑफ द हाउस राज्यसभा में 267 के तहत हम लोगों ने रेस करने की कोशिश की उन सब चीज़ों के। ओवरऑल जो है एक प्रोडक्टिव सेशन रहा है। इस तरह से अगर सेशंस चलते रहे और खासकर सरकार को जो है अगर अपोजिशन के मुद्दे, जन के मुद्दे हम जो उठाएं उसको भी अकोमोडेट करें अपने बहस के अंदर, अपनी चर्चा के अंदर, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हम और बहुत तेज़ी से और मजबूत तरीके से आगे बढ़ते रहे। जी जी, और कहीं ना कहीं रोशन जी ये एक खूबसूरती है हमारी संसदीय प्रक्रिया की कि सत्ता पक्ष अपने विषय रखता है और उसमें जो है कुछ खामियां जो होती हैं वो बताने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जाता है, लेकिन दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए, अपने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए और अपनी अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं सक्षम रहे। ऐसा पूरा जो है अगर पहले बजट सत्र के पहले भाग की बात करें और दूसरे हिस्से की बात करें तो दोनों में देखने को मिला है हमें। देखिए मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद काफ़ी सत्र ऐसे चले गए थे जो हंगामा की भेंट चढ़े थे जी, और हम लोग भी बहुत इंतज़ार करते थे कि हाउस सुचारू रूप से चले तो हम लोगों को भी सुनने का, लिखने का मौका मिले। तो पहला जो बजट सत्र का पहला हिस्सा था और जो दूसरा हिस्सा, दोनों को मिलाएं तो बहुत अच्छा काम हुआ और बहुत ही सुचारू तरीके से दोनों हाउस चले। और जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि 130% लोकसभा में हुआ, लगभग 90% से ऊपर राज्यसभा में हुआ। मुझे लगता है कि शायद 90% कुछ ज़्यादा होगा, 100 के आसपास होगा। तो दोनों हाउस में बहुत अच्छा काम हुआ। और इन जो बजट सत्र था इसमें मुख्य तौर पर बजट संबंधी कार्य होते हैं, लेकिन इसमें जो करीबन 13 बिल आए और वो 13 के 13 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल थे, जिसमें करीबन 12 बिल मुझे लगता है कि पास हो चुके हैं दोनों सदनों से। तो ये बड़ी एक उपलब्धि थी कि बहुत महत्वपूर्ण बिल थे। जैसे दिल्ली MCD का बिल था, उन तीनों नगर निगमों को एक किया गया। फिर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अधिनियम था उसमें जो संशोधन किया गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और आज एक विधेयक जो कल लोकसभा से पास हो चुका है, आज राज्यसभा से पास हो जाएगा, मास डिस्ट्रक्शन वाला, तो शायद ये भी मुझे लगता है कि अभी ये राज्यसभा से पास हो जाएगा। तो कुल मिला के दोनों सदनों से बहुत अच्छा काम हुआ। और इस बार दो ऐसे वो थे 193 में लोकसभा में, एक तो खेलों से संबंधित था और एक यूक्रेन रूस का जो युद्ध हो रहा है उसको इससे संबंधित था, उसमें 3 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी कि सरकार की तरफ से बहुत डिटेल उसमें बात हुई और विपक्ष ने भी एक एक मुद्दे पर उसमें चर्चा की जी। तो और उस विषय पर हम वापस आएंगे और जो है और ज़्यादा जो है डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आप दोनों से, लेकिन उससे पहले कि हम बता देते हैं कि आज राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब आज भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। सामूहिक संघार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देने वाले हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी उच्च सदन में पेश किया जाएगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा में भी कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाने वाले हैं। इनमें विदेश मामलों से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी शामिल हैं। जी हां, राज्यसभा में आज क्या कुछ और खास रहने वाला है उसके लिए सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति। यहाँ पर बातचीत चल रही थी उत्पादकता को लेकर, सटीक जानकारी आपके पास है, वो सटीक जानकारी क्या है, उत्पादकता कितनी रही है और क्या कुछ आज हो सकता है राज्यसभा के भीतर? जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए ये बजट सत्र है और अगर हम पहले भाग की बात करें तो राज्यसभा की उत्पादकता तकरीबन 101% रही थी, तब 10 सिटिंग्स थी और लगातार जो चेयरमैन एम वेंकैया नायडू हैं वो लगातार उन्होंने अपील की थी कि जो दूसरा पार्ट है बजट सत्र का उसमें भी ये मोमेंटम बरकरार रहे, ये प्रोडक्टिविटी बरकरार रहे। तो अब देखिए 15 से ज़्यादा सिटिंग हो चुकी है। हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो सदन में पास हुए हैं और पिछले साल के अगर मैं बजट सत्र से कंपैरिजन करूं जहां 94% प्रोडक्टिविटी थी,
इस साल उम्मीद है कि प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा होगी। हालांकि कुछ मुद्दों पर व्यवधान भी रहा, जैसे कि प्राइस राइज को लेकर लगातार ऑपोजिशन ने अपनी आवाज़ उठाई और कुछ डिस्ट्रप्शंस भी देखने को मिले। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उस लिहाज से कई बार ऐसा हुआ कि जितने 0R मेंशंस हैं उन्हें भी ले लिया गया, जो लिस्टेड क्वेश्चंस हैं उस पर भी जवाब हो गया। तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा ये पूरा बजट सत्र, ये कहना गलत नहीं होगा। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो देखिए काफ़ी अहम रिपोर्ट आने वाली है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। जैसे कि एक रिपोर्ट है अर्बन कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, उसकी जो मेट्रो अप्रेजल है उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा CAG की कई रिपोर्ट है। देखिए रिपोर्ट तो बहुत आती है प्रतिबिंब, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिकमेंडेशंस होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। तो आज बेहद अहम एक ये रिपोर्ट, एक ये स्टेटमेंट देंगे अजय भट्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर कि किस तरह से जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की हो, उस पे जो रिकमेंडेशंस आए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, उसको कितना इंप्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि थर्सडे जो होता है वो उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जुड़े सवाल होते हैं उनका दिन होता है। तो आज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एटॉमिक एनर्जी, अर्थ साइंसेज, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, इसके अलावा कई अहम मंत्रालय हैं जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और लॉ एंड जस्टिस, तो उन पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से थर्ड पार्टी एक्ट हो सकती है एक RTI एक्ट में। इसके अलावा जो लोअर कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो हमारे रिश्ते हैं दूसरे देशों के, कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि जो विधायी कामकाज है उसमें एक तो डिस्कशन ऑन वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उस पर जवाब होना है, और साथ ही साथ जो वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन है उस पर कंट्रोल करने के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण बिल है। तो इन दोनों विषयों पर हम लोग आएंगे और आपसे और ज्यादा विवरण लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, संजय जायसवाल जी, बीजेपी के लोकसभा सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें हम लोग बात करें तो टोटलिटी की बजट सत्र के इस दूसरे भाग में जिस तरीके से काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट पारित करना इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, अंग था। इसके अतिरिक्त भी जो जितने भी विधेयक पेश किए गए सदन के भीतर वो लगभग सब पारित हो गए। संजय जी, सभी विधेयक पारित हुए, जो हमारा बजट का कार्य है वो भी हुआ, और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन रूस की जो अभी लड़ाई चल रही है, इन दोनों पर भी बहुत ही अच्छी एक चर्चा हुई। दोनों माननीय मंत्रियों का एक जवाब आया, और सदन में जो वर्तमान हालात हैं, अंतर्राष्ट्रीय हालात जो हुए हैं रूस यूक्रेन के चलते भी, और जलवायु परिवर्तन जो और पूरे संपूर्ण विश्व का सबसे प्रमुख मुद्दा है, इन पर भी शॉर्ट डिस्कशंस हुआ। लोकसभा में लगातार सत्र 100% से ज़्यादा चलने का अपने आप में एक इतिहास रहा है, और यह बजट सत्र भी उस मापदंड पर पूर्णतः खरा उतरा जी। और अगर बात करें डॉक्टर नासिर हुसैन जी, तो एक पल ऐसा भी आया, भावुक क्षण थे, प्रधानमंत्री भी उस क्षण के साक्षी थे। 72 वर्तमान राज्यसभा के सांसद निवर्तमान हो गए, उनको जिस तरीके से विदाई दी गई और कैसे याद किया गया, और उन क्षणों को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको संजो कर आप लोगों तक पहुंचाएं अपने अनुभवों को, कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, किसी भी देशवासी को देश के एकदम टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी जो है, जो पार्लियामेंट है, हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जो पार्लियामेंट है, उसमें किसी भी हाउस में, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, मेंबर बनने का, एक टाइम भी मेंबर बनने का किसी को अगर चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हिंदुस्तान के आवाम के लिए एक लॉ मेकिंग बॉडी में वो जाना, बैठना, 6 साल 5 साल काम करना, जो है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसमें 72 लोगों में कई ऐसे लोग थे जो 4 टाइम थे, 5 टाइम थे, 3 टाइम थे, 2 टाइम रहने वाले भी थे, फर्स्ट टाइमर्स भी बहुत सारे लोग थे। हम लोग को जब हम लोग इलेक्ट होके आते हैं स्टेट से, या नहीं तो लोकसभा में जैसा लोगों से इलेक्ट होके आते हैं, आके पार्लियामेंट में पहुंचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे 5 साल 6 साल गुजारने के बाद फिर वहाँ से अब लगता है कोई वापस आएगा, वहाँ नहीं आएगा, तो वो लोग इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। 6 साल किसी के साथ हम लोग रोज़ मिलते हैं, काम करते हैं। हम लोग दूसरे जो पार्टीज़ होते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ होते हैं, हमारे खिलाफ जो पार्टीज़ हैं, हमारे खिलाफ जो आइडियोलॉजी है, उनके साथ भी जो बहस जो है बहुत ही इमोशनल बहस करते हैं, बहुत अग्रेसिवली हम बहस करते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन सेंट्रल हॉल में जाते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, उनके साथ नाश्ता पानी होता है,
उनके प्रोग्राम्स और उनके कोई गैदरिंग्स होते हैं तो हम लोग जाते आते हैं। तो जब कोई हमें छोड़ के जा रहा है, हमारे बीच में से कोई जा रहा और उसके आने की कोई उम्मीद नहीं बन रही, तो जाहिर सी बात है हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, आइडियोलॉजीज अलग हैं, पार्टीज अलग हैं, सत्ताधारी पक्षी है और विपक्ष पार्टियों के मेंबर्स हैं हम लोग, लेकिन है तो इंसान हम लोग सभी। तो आपस में एक जो मेल जोल, एक बॉन्ड बना रहता, तो उस समय में जब विदा कुछ लोग होते हैं तो ये इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, सबके लिए होते हैं। जी जी, और शायद इसी को इंगित कर रहे थे प्रधानमंत्री और कह रहे थे कि सदन के भीतर क्या कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, वो तो सबके सामने आ जाता है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है, लेकिन उसके इतर जो सांसदों के भीतर जो एक मानवीय संवेदना होती है या फिर संबंध होते हैं, मानवीय संबंध होते हैं एक दूसरे से, वो सामने नहीं आ पाते हैं। वो सामने आए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विशेष तौर पर युवाओं का जो है और भी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं वो इससे कन्विंस होंगे। रोशन जी, अगर बात करें कुल मिलाकर, अगर महंगाई को लेकर चर्चा की, जो एक नियम विशेष के तहत चर्चा की मांग की गई थी और उसको लेकर थोड़ा सा व्यवधान आया था, अगर ऐसा नहीं होता तो उत्पादकता और ज़्यादा हो सकती थी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम है जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको उठाना, और इस वक्त महंगाई का मुद्दा है, पूरे देश में है। और जैसे सरकार ने भी कहा कि जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है उसके कारण जो पेट्रोलियम प्राइस बढ़ रही हैं उसके कारण और सभी चीज़ों पे उसका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर इसकी लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा होती तो शायद और भी मुद्दे आते कि और भी शायद और दूसरे कारण हो सकते हैं महंगाई के, पर वो नियम के तहत नहीं आ पाए। लेकिन विपक्ष ने चाहे 0 आवर हो, चाहे प्रश्नकाल से पहले का मामला हो, उन्होंने उठाने की कोशिश की। लेकिन कुल मिला के जितने भी इशू हुए, जितने भी चर्चा हुई, उसके अलावा दोनों सदनों में काम बहुत सुचारू तरीके से हुआ। और शायद राज्यसभा में भी हम 100% से ऊपर जा सकते थे, जैसे कि लोकसभा में हम 120-130% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो राज्यसभा में जो थोड़ा सा व्यवधान आया, शायद अगर हम किसी नियम के तहत चर्चा हो सकती थी तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी 100% से ऊपर। जी, अगर संजय जी, अगर नियम के तहत जिसके तहत मांग की जा रही थी, अगर चर्चा हो जाती तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे विषय थे या बिंदु थे, उस पर चर्चा होती और सरकार क्या कुछ कर रही है वो भी स्पष्ट हो जाता। ये चर्चा लगातार हुई है जी। बजट सत्र का अर्थ क्या होता है? बजट तो सब चीज़ों के मूल्यों के लेकर के बजट है। तो बजट में जो भी बातें रखी गई, महंगाई से लेकर के सभी प्रकार की सभी चर्चाओं को रखा गया। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हुई। हर सांसद ने, चाहे वह विरोधी दल के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, जब बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण, ये दो ऐसे समय होते हैं जब आप किसी भी समस्या को और किसी भी बात को मजबूती के साथ रख सकते हैं। और सभी दलों ने रखा, और सभी दलों ने जो भी बात रखा है माननीय मंत्रियों ने उनका जवाब दिया। बजट सत्र में निर्मला सीतारमण जी ने जब जवाब सब कुछ का दिया, ये बजट को महंगाई से अलग तो हो ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद है कि सत्ता पक्ष की ओर से कहा भी गया कि फाइनेंस बिल के दौरान जो चर्चा हुई थी उसमें संवेद रूप से ये विषय आया था महंगाई का, और उसको बहुत ही डिटेल में कहीं ना कहीं एड्रेस भी किया गया था। नहीं, देखिए, आप बजट सेशन 2 पार्ट में हुआ था। बजट सेशन का जब पहला पार्ट चल रहा था, जब महंगाई की बात उठाई गई तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कम कर दिए थे ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना था। 5 स्टेट में चुनाव आ रहे थे। चुनाव के पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने उसके दाम कम कर दिए। और जैसा ही चुनाव आया और जो इंटरवेनिंग पीरियड था, बीच का पीरियड था पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में, उसके बीच में चुनाव हो गया और रिजल्ट्स भी आ गए। जैसे ही रिजल्ट्स आ गए, इस सत्र के टाइम पे, इस पार्ट के टाइम पे, बजट सेशन के सेकेंड पार्ट के टाइम पे लगातार 10-12 दिन में 8-10 रुपए के, मेरे ख्याल से 10-11 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़े हैं और गैस पे भी बढ़े हैं। अब जब ये बढ़े हैं, अब ये महंगाई हर कमोडिटी का, हर हम डेली जो यूज़ करते हैं पदार्थ के जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। अगर सरकार को अगर ये लग रहा है यूक्रेन और रशिया की वार की तरफ से, वो सदन में आके वो एक्सप्लेन करे लोगों को, देश के अवाम, देश की जनता को पता चले कि भाई कितना वहाँ कच्चा दाम बढ़ा, हम रशिया से कितना तेल ले रहे हैं, हम तो रशिया से 1% से कम तेल, कच्चा तेल हम रशिया से ले रहे हैं। तो फिर कौन से दाम बढ़े? और यूपीए के टाइम पे जब दाम $130-140 पर बैरल था, हम 65 और 70 रुपए के औसत से जो पेट्रोल डीजल देश की जनता को दे रहे थे।
तो अब ये क्यों नहीं दे रहे? इनके जितने भी तर्क है, देखिए गवर्नमेंट के अपने लॉजिक होते हैं, अपोजिशन के अपने लॉजिक होते हैं, काफी इसमें रिसर्च होता है और काफी डेटा दिया जाता है, इसके ऊपर अलग से बहस होना चाहिए था। और हम जो बहस की मांग कर रहे थे, जो राज्यसभा का रूल है 267, उस रूल के तहत हम कह रहे थे कि भाई डिस्कशन 0 आवर हो यानी क्वेश्चन आवर हो, उसको आप सस्पेंड करें, सस्पेंड करके इसके ऊपर बहस करें। और मुझे लगता है कि ये भी अगर हो जाता तो देश के वासियों को भी पता चलता है कि क्यों बढ़ रहा है, कि ये आम आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को ये मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई में जो है सरकार के सामने एक बड़ा मामला है। संजय जी, कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य तेल इसके दाम कल डिटेल्स दिख रहा था। माननीय सांसद जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन 28 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में ये रशिया यूक्रेन का युद्ध होगा, ये हमें नहीं पता था। हमारे विरोधी दल के सांसदों को पता हो तो वह अलग बात है। इसलिए यह कहना कि पहले सत्र के समय क्यों नहीं दाम बढ़ा और दूसरे सत्र के समय क्यों दाम बढ़ा, इसको बताने में मैं अक्षम हूँ, क्योंकि उस समय हम नहीं जानते थे कि यह युद्ध होने जा रहा है। और आज की जो परिस्थितियां हैं, जब हम पूरे बजट सत्र पे चर्चा करते हैं, फाइनेंस बिल क्या पेट्रोलियम पदार्थों से अलग हो सकता है क्या? और सभी ने अपनी बात रखी है। लोकसभा में ऐसे कोई सांसद नहीं है जिन्होंने इन मुद्दों पर नहीं रखा हो, पर कुछ परिस्थितियां होती है जो अपने हाथ में नहीं होती है। ये कोरोना की परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं थी जी, और 2 वर्षों से जो चल रहा है, अभी जो हुआ, अब रशिया यूक्रेन युद्ध, रशिया से हम कितना खरीदते हैं यह मुद्दा नहीं है, लेकिन रशिया से पूरा यूरोप पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता था। वह पूरा का पूरा यूरोप आज जो हम जिनसे खरीदते थे उनसे वो खरीदने लगे, और इस कारण से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तेजी से बढ़े। और जब तेजी से बढ़े तो उस हिसाब से सरकार को निर्णय करना होता है। इसी बात की तो चर्चा की मांग कर रहे थे, चर्चा होना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट को लग रहा था कि उनके पास लॉजिक है, वो बोल सकते हैं, लॉजिक तो करना चाहिए। हमारे पास चलिए चर्चा तो हो ही सकती है, हमारे पास अगर पार्लियामेंट में चर्चा अगर नहीं हो सकती है तो कहाँ चर्चा होगी? चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं तय किया था। अब सेशन जब चल रहा है, जब मांग है अपोजिशन से, कंबाइंड अपोजिशन से मांग है, हर दिन नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, तो चर्चा नहीं करने का मुझे मेरे विद्वान सांसद भूल रहे हैं कि तेल के दाम निर्धारित करने का वो चर्चा के टाइम पे बोलिए ना, बात जो आप थी बताइए ना, चर्चा के टाइम पे चर्चा करके चलिए, राज्यसभा का एजेंडा भी जो है बहुत महत्व का है, और राज्यसभा में आज द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 यानी कि सामूहिक संघार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पर विचार होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए 2005 के कानून में और संशोधन किया जाना है। बिल में सामूहिक संघार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार को ऐसे वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए निधियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक, अधिग्रहण या कुर्की करने का अधिकार भी दिया गया है। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। कृति, ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो लोकसभा से पारित हो चुका है। अब सबकी निगाह राज्यसभा पर है। जी हाँ, बिल्कुल प्रतिबिंब। इस बिल के बारे में मैं बात करना शुरू करूं तो एक सेंटेंस जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल लोकसभा में दिया, उससे अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगी। जो यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में था, तो सवाल जब किया गया अपोजिशन मेंबर्स की तरफ से कि इंडिया किस तरफ है, तो उन्होंने कहा अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस। और शायद उसका रिफ्लेक्शन हम इस बिल में भी देखेंगे, क्योंकि देखिए जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है, मिसाल के तौर पर जो यूनाइटेड नेशंस का जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस और एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, उसमें ये बात कही गई है कि सबसे पहली चोट हमें फिनेंसिंग पर करना है। तो उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि देखिए ये इसमें प्रावधान ऐसे हैं कि जिसमें सीजर भी हो सकता है, अटैच भी किया जा सकता है, फिनेंशियल फंडिंग किसी तरह से ना हो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, जो वेपन्स हैं उसके लिए। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है जो लोकसभा से पारित हो चुका है, और राज्यसभा में आज इस पर काफ़ी अच्छी डिबेट सुनने को मिल सकती है। प्रतिबिंब जी, रोशन जी, आपसे प्रतिक्रिया रह गई थी, लेकिन इस बिल विशेष के बारे में अगर आपसे बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वित्त पोषण पर कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक ऐसी चीज़ें रुकने वाली नहीं। जी देखिए, 2005 में ये बिल आया था और 2005 में ये कानून बन गया था, लेकिन इसमें एक पोर्शन रह गया था फाइनेंस वाला। जी जी जी, कि अगर आप जो मास डिस्ट्रक्शन के जो हथियार हैं, अगर आप उसकी सप्लाई करेंगे, उन्हें
बांटेंगे, उनका उत्पादन करेंगे, तो उनकी फाइनेंसिंग को भी रुकना चाहिए था। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद बढ़ रहा है और आतंकवाद के जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह उसको फाइनेंस कर रहे हैं, उसको रोकना जरूरी था। तो इसलिए ये जो बिल आया, इसमें फाइनेंस वाले पार्ट को जोड़ने के लिए बिल आया। या अगर कोई उसको अगर वित्त करता है, उसको अगर प्रायोजित करता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, उसका सीजर हो सकता है, उसके खिलाफ और क्या क्या एक्शन होंगे, ये इस बिल में है। तो ये असल में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए ये बिल लाया गया है। जी जी, डॉक्टर नासिर हुसैन, आपने कहा कि बहुत सुचारू रूप से चली सदन की कार्रवाई और बहुत सारे विधेयक पेश किए गए और पारित भी हुए। उसमें से एक ये विधेयक है जो आज जो है राज्यसभा में इसको पारित हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, कल भी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर्स बिल जो आया था उस पर भी काफ़ी अच्छी बहस हुई। चिदम्बरम साहब अपोजिशन के तरफ से बहुत डिटेल में एक एक क्लॉज और एक एक सेक्शन को लेके अपनी बात रखी और बहुत सारे अपोजिशन के पार्टीज और सत्ता पक्ष के लोग भी जो है अपनी बात रखी कल। काफ़ी अच्छा था और अंत में हम लोगों ने ये मांग की कि जो है इसमें और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन की ज़रूरत है। हमारे हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एक खूबसूरत पार्ट ये भी है कि जो हम प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस करते हैं और लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए हमारे यहाँ जो है पहले तो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उसके साथ में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ या सेलेक्ट कमिटीज़ हम बनाए जाए। तो कल उसकी मांग हम लोगों ने की। हम लोगों को ये लगा जब 102 साल के बाद कोई एक बिल कल ला रहे थे तो 102 दिन में अगर समझो इस सेशन के लास्ट डे से अगले सेशन के पहले दिन तक अगर एक सेलेक्ट कमेटी बैठ कर उसको और डिटेल में जा सकती है तो जो है कोई भी लॉ, इसी नहीं कोई भी एक बिल लाते हैं तो वो बिल जो है उसमें और बेहतर और क्वालिटी का बिल वो होगा और अच्छी ड्राफ्टिंग उसमें होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक माइंस एंड मिनरल्स बिल है, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल है। वो जो है 2015 या 16 में एक टर्म आई थी, 18 में एक टर्म अमेंडमेंट किए उसको, फिर 20 में किए। अब इस बार भी लिस्टेड था वो, लेकिन इस बार आई नहीं, हो सकता नेक्स्ट सेशन में। मतलब एक बिल को आप 4-4 टर्म अमेंडमेंट करेंगे 3-4 साल के अंदर, ये जो है पार्लियामेंट का भी टाइम कंज्यूम करता है, पार्लियामेंटेरियंस का भी टाइम कंज्यूम करता है। इसलिए हम लोगों ने उनको बोले थे कई बिल्स को सेलेक्ट कमेटी में जाना था। यूपीए 1 के जमाने में 79% ऑफ द बिल्स हैड गॉन टू सेलेक्ट कमिटीज। यूपीए 2 के टाइम पे 69% ऑफ द बिल्स हैड गॉन टू सेलेक्ट कमिटीज। एनडीए 1 के टाइम पे 38% आया और इस बार 27% ऐसा कुछ आया है। तो हमारा ये कहना है कि हर बिल, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स 130 करोड़ पीपल ऑफ आवर कंट्री, तो आप लोगों को बहुत डिटेल में जाना, विस्तार में जाना, बहुत अच्छी ड्राफ्ट होना और उसको जो हम कंपैरेटिव स्टडी दूसरे नेशंस के साथ कि जो उसी टाइप के बिल्स या लॉस हैं उसके साथ कंपैरेटिव स्टडीज करना और सारे पार्टीज के, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में मेंबर्स रहते हैं, एक आम समिति बना के अगर करें बहुत बेहतर होगा करके कल भी हम लोगों ने कहा था। अब आज भी आप पता नहीं पार्टी का स्टैंड क्या होगा। मैं पार्टी का विप हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं कि क्या होगा स्टैंड, लेकिन मुझे लगता है कि बिल अगर आज आएगा, सुनाई क्या दर्जन कर रहे हैं सेनेट, अगर नहीं हो रहा बिल अगर आती है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी बहुत अच्छी बहस होगी। जी जी, संजय जी, जब 102 साल तक रुका जा सकता था तो कुछ दिन और सही, विपक्ष का ही कहना है। हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमिटीज है, आप जितने भी सांसद हैं सब अपनी राय देते हैं और ये कि सेलेक्ट कमेटी से उसके बाद कोई नहीं होगा, तो एक जीएसटी छोटा सा उदाहरण है। जीएसटी में तो हम लोगों ने सब कुछ किया था, उसके बावजूद भी जब जो लगता है कि अगर कानून में कमी हो गई है उसको संशोधन करने की प्रशंसा होनी चाहिए कि हम अगर अपने कानून में 1 साल के भीतर भी अगर कोई कमी देख रहे हैं तो उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो इसके लिए माननीय हमारे विपक्षी दल के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर किसी भी स्तर पर इतनी तेजी से कोई कार्य को सुधार किया जा सके तो यह अच्छी बात है। हर बिल को अगर सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे तो फिर उस बिल का क्या मतलब हो जाएगा। प्री कंसल्टेशंस हर जगह होता है, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं, एसीसी से होते हैं, जो ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है, आज मैं खुद जेपीसी का चेयरमैन हूँ, बायोडाइवर्सिटी पर एक हुआ कि भाई यह एक विस्तृत चर्चा की चीज़ है, तो बायोडाइवर्सिटी बिल को जेपीसी में भेजा गया और हम लोग लगातार पिछले 4 महीनों से जेपीसी में स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो यह तो अगर सब लोगों का मिल करके एक निर्णय होता है, पर केवल सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कोई मांग उठे तो वो नहीं होती है। एक बैठते हैं सब आपस में, एक स्वस्थ चर्चा होती है, उसके बाद ये निर्णय होता है। हमने कितने सारे जेपीसी भी बनाए, जरूरत सेलेक्ट कमेटी तो मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा बनी है पिछले 2 सालों के भीतर। ये एक संसदीय कार्य प्रणाली है, कोई स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, कोई सेलेक्ट कमेटी में जाता है, किसी खास के लिए जेपीसी भी बनती है और
संसद में पूरी चर्चा होती है, सबों की बात सुनी जाती है, मंत्री सभी सवालों का जवाब देते हैं। तो ये तो और रोशन जी, ये वक्त है। की मांग है। जो है तकनीकी रूप से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे कानून जो हैं उसके प्रावधान बाबा आदम के ज़माने के थे, तो पहले से ही काफ़ी देर हो गई थी। देखिए, कल जो बिल राज्यसभा से पास हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजिंग एक्ट 1973 का संशोधन आया, तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसी के कारण आया। जी जी। कि पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई तो हमने उसमें बायो जो आपका ये अपने उसमें डाला। और लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो आपके बायोलॉजिकल टेस्ट उसमें हो सकते हैं, तो उसमें भी डाला। तो चूंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है और क्राइम के स्तर बदल रहे हैं, जो क्राइम पहले सिर्फ एक मारधाड़ होती थी, केवल मर्डर सबसे बड़ी बात है कि अपराधी एक जगह अपराध करता था और दूसरी जगह जाके छुप जाता था, तो उसे पहचानना ढूंढना मुश्किल होता। लेकिन अभी तकनीकी तौर पर अपराध हो रहे हैं और उस अपराध को पकड़ना जरूरी है। इसलिए कानूनों में संशोधन करना, कानूनों को नए नए सिरे से नए उसमें जो जो चीजें बदलाव आ रहे हैं उनमें जोड़ना जरूरी है। तो इसलिए संशोधन बार बार लाना मुझे लगता है कि ठीक है। जी जी। एक और डिस्कशन जो है उस पर अभी जवाब बाकी है, वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये उस वक्त हो रही है चर्चा जब कुछ श्रमिक संगठन जो है थोड़ा सा विरोध की स्थिति में है। देखिए, मैं आपके सवाल के पहले ये क्रिमिनल प्रोसीजर बिल की बात करता हूँ। इसमें ये क्रिमिनल प्रोसीजर बिल कोई ये नहीं कह रहा कि 102 साल के बाद जब ला रहे हैं तो मत लाइए। हम इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारे, देखिए उसमें जाने के लिए देखो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे पास है नहीं, डीएनए रिलेटेड लॉ हमारे पास है नहीं, हमारे पास वो लॉ ही है नहीं। जब वो लॉ नहीं है, वो लॉ के कौन से ऐसे आप क्लॉजेस को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि भाई 3 घंटे 4 घंटे के अंदर जो सारे सांसद मिलकर डिस्कशन करेंगे, सेलेक्ट कमेटी में जब जाते हैं तो 30 दिन 40 दिन 50 दिन का टाइम मिलता है। उसमें किसी में 10 सीटिंग होते हैं, किसी में 20 सीटिंग होते हैं। उसमें जो कंज्यूमेबल आवर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, किसी में 50 घंटे होते हैं, किसी में 100 घंटे होते हैं। जब क्या होता है, विस्तार से हर चीज को देखा जा सकता और फिर वापस वो पार्लियामेंट में ही जाना पड़ता, फिर वापस पार्लियामेंट में जाके फिर थोड़ी बहुत और बहस होने के बाद पास करते हैं। इसमें क्या होता, मार्जिन ऑफ एरर कम होता। इसीलिए हम कहते हैं ये सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी आप दुनिया भर में देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां जहां पे है, इस तरीके के मैकेनिज्म को वो सारे लोग अपनाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहते हैं कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी होना चाहिए पहले, उसके बाद फिर उसका लेजिस्लेशन होना चाहिए। खैर एक बात यह है। और दूसरा जो है वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने भी हमारे पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी थी। कम टाइम मिला था उसमें, लेकिन बहुत सारे उसमें इश्यूज ऐसे हैं जो हम लोगों ने रेज किया है। अभी मंत्री जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात जो है लेबर कोड्स की है और वेलफेयर स्कीम्स की है। हम लोगों ने हमारे आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था, हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो, और आज़ादी में जो लड़ रहे थे, सारे लोग यही बोले कि हम डेमोक्रेसी के साथ साथ इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। क्योंकि हमारे लोग अभी भी जो है बहुत 75 साल के बाद भी जो है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, अभी भी 50-60 करोड़ लोग लेबर हैं इस देश के अंदर। तो उनके वेलफेयर स्कीम्स के अंदर कटौती नहीं होना चाहिए थे। मात्र 2 स्कीम्स पे 100% पैसे खर्च हुए थे। बाकी के सारे स्कीम जो जनरली ये सरकार कहती है, जो बड़े बड़े स्लोगन्स लगाती है, बड़े बड़े उसको अनाउंसमेंट्स करती है, बजटरी अलोकेशन भी करती है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है 11% से लेके 23% तक का, ज्यादा 23% के बीच में ज्यादातर पैसा यूटिलाइज किया गया है। ये मैं खुद अपनी बात रखने के टाइम पे हम पे कहा है। तो हमारा ये कहना है, एक तो लेबर जो मतलब हमारा हिंदुस्तान का लेबर है, ये लोग बाहर के लोग नहीं है। आप स्वीपिंग पावर्स आप एम्प्लॉइज को दे देंगे, हायर एंड फायर का उनको दे देंगे, और उनको यूनियंस बनाने का आप वो नहीं देंगे, क्या परमिशन नहीं देंगे, स्ट्राइक करने का, हड़ताल करने का परमिशन नहीं देंगे। ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे लेबर का जो मालूम गला घोट के आप एम्प्लॉयज को सारा पावर्स दे देंगे। मुझे लगता है कि वेलफेयर स्टेट में ये नहीं होना चाहिए। ये लेबर कोड्स को लेकर काफी हम लोगों ने बात की, और दूसरा वेलफेयर स्कीम्स को लेकर काफी हम लोगों ने बात की। और ये 3 दिन का जो हड़ताल था सारे यूनियंस का, और इसमें आपको ये बताऊं, जो आरएसएस बीजेपी बैक जो मजदूर यूनियन है वो भी जो है लेबर कोड्स के खिलाफ अपनी बात रखा है। और जब हमारे देश की सरकार ये बात को नहीं मानी है, तो हमारे देश के 10 टॉप मोस्ट लेबर यूनियंस है, या ट्रेड यूनियंस बोलिए उनको, ट्रेड यूनियंस है, ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को उन्होंने लिखा है कि भाई हमारे यहाँ आपका जो बनाया हुआ, जिसे हिंदुस्तान सिग्नेटरी है, उसका वायलेशन हो रहा है करके, ट्राइपार्टाइट डिस्कशन बिना किए ये सब लेबर कोड बनाए करके। हम लोगों ने कहा इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और विस्तार से लेबर कोड्स जो बनाए हैं उसको आप विड्रॉ करें,
और फिर से एक टाइम अपोजिशन पार्टीज को, अपने पार्टीज को साथ में लेके इसके ऊपर डिस्कशन करके दोबारा लेबर कोड्स को वापस लेके, यहाँ पर एक बात आई है सामने जो है वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो पैसा अलॉकेट करते हैं, प्लीज उसको 100% खर्च कीजिए, क्योंकि गरीब का पैसा आप वहां से उसमें कम खर्चा करके पूंजीपति दोस्तों को मदद करने का ये बजट आवंटन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है कि उसका किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा आज तक इतिहास में जिन्होंने कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, वो आज हमें समझा रहे हैं कि लेबर्स के क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑर्गेनाइजेशन में लाने का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नीति के तहत किया गया। कौन सी नीति है? सारी नीतियां, आप ई श्रम में आइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप जितने लोगों को हो, आपको जो सुविधाएं मिलती है वो सब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके बाद भी 1.5 साल तक नहीं बना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंचर किया। आपने 70 सालों में नहीं बनाया, आपने कभी नहीं बनाया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया और आप हमें समझा रहे हैं नहीं किया। नहीं, 70 साल में हम लोगों ने नहीं किया करके आपने देश की जनता को वर्गलाया ना, वर्गलाया नहीं, इसलिए आपको जो है सत्ता में लोग लाए, इसीलिए दोबारा अपने समय पर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए दोबारा ज्यादा मेजोरिटी से लाए हैं और हम उनके उम्मीदों पे पूरे तौर पे खरे उतरे हैं। और तीसरी बार आपसे भी ज्यादा अच्छे से लाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, तीसरी बार इस देश की जनता हमें 3/4 मेजोरिटी से लाएगी। आप जो है ये 60 योजनाएं, चलिए प्रधानमंत्री जी की 60 योजनाओं में एक योजना बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, प्रधानमंत्री की 60 गरीब कल्याण योजनाओं में एक योजना बता दीजिए जो कोई जाति या धर्म पर हो। चलिए समय है एजेंडे पर थोड़ा सा आगे बढ़ने का, एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं। आप एक ही योजना बताइए ना। आप 100% पैसा खर्च किया, हम बता दें कि देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी है। आगे एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं। नासिर जी, चुनाव का मुद्दा ही नहीं है, यहां पर एजेंडे की बात कर रहे हैं। तो हम बता दें कि 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी बाकी है। 31 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था, जिसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। 31 मार्च को 2 घंटे से ज्यादा चली चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन भी करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला है और खिलाड़ियों की स्थिति और उनको मिलने वाली सुविधाओं में भी बहुत सुधार आया है। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और आज भी ये जारी रहेगी। ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है, हम खेल कूद की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सूचीबद्ध है संजय जी, लगातार खेल कूद को बढ़ावा देने को लेकर उसको लेकर सत्ता पक्ष का क्या कहना है? ये पिछले 7 सालों में ये खेलो इंडिया, फिट इंडिया, या आज खिलाड़ियों से पूछिए कि जो पूरे टीम ले जाने का बजट होता था, आज यह सरकार एक एक खिलाड़ी पर उतना खर्च कर रही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी इनके प्रति इतने कमिटेड हैं तो उन्होंने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वह लोग अपने अपने क्षेत्रों में सांसद खेल प्रतियोगिता चलाएं, और यह नाम सांसद खेल प्रतियोगिता का रखा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद इस कार्य को कर रहे हैं, और ये इस तरह की चीज़ों में दल से ऊपर उठ करके सभी को एक अच्छा होना चाहिए। अच्छी बात है, किरण रिजिजू जी का मैं आभारी हूँ और अनुराग ठाकुर जी का, कि उन्होंने एक ब्लॉक लेवल पे कंपटीशन से स्टार्ट किया, फिर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक पूरा नए ढंग से ऑर्गेनाइज करने का काम किया। और इसकी तारीफ कल लोकसभा में हमारे विरोधी दल के भी सांसदों ने इसकी तारीफ की है, उनके लिए, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम एक दिन में 1 से 100 नहीं हो सकते, पर 14 से जो कमिटमेंट है, आज जब जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं वो सीधे प्रधानमंत्री जी से मिल करके जाते हैं, जिस जज्बे के साथ जाते हैं, और उनका जिस तरह से पूरे देश की जनता साथ देती है, यह पार्टी और किसी भी से अलग है।
उनको लगातार हमें आगे बढ़ाना है। देश की पहचान में खेलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश की एकता के लिए और एक समवत स्वर्ग जो खेल के माध्यम से निकलता है वह शायद किसी भी और दूसरे माध्यम से नहीं निकलता है। जब हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव खिलाड़ी जा कर के विदेश में खेलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की सभी जनता की आकांक्षाओं को वह रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे जनता एक स्वर में एक तरह की ही भाषा बोलती है। इसलिए खेलों को लेकर के जो गौरव जी ने चर्चा शुरू की थी, यह बहुत ही स्वस्थ चर्चा है और बहुत अच्छी बहस हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब अनुराग जी इस विषय में अपना जवाब देंगे तो वह अगले 5 वर्ष की योजनाओं नई और क्या कर रहे हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे। जी नासिर जी, कहीं ना कहीं सुरक्षा और खेल दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं विचार रखने चाहिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल सुरक्षा हो यानी तो हमारे देश के वेलफेयर का काम हो यानी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल कूद का काम हो, इस पे सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ही लोगों को सोचना चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ हर चीज़ पे जो हम जब बहस होने के बाद आम सहमति हर चीज़ पे बनना चाहिए, जब देश के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन बार बार ये कहते हैं ना, पिछले 7 साल में ही हुआ, 2014 से ही शुरू हुआ। अब जैसा किसी ने बोल दिया था कि 2014 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई, इस तरीके की जब बात आती है तो हम लोग को काउंटर करना ही पड़ता। हम लोग को देश को बताना ही पड़ता है कि हम लोग हिंदुस्तान जो है पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता था, 2020 में जीता था, हॉकी में जीता था, इंटरनेशनल गेम्स में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे पदक, बहुत सारे मेडल्स हम लोग को मिले थे। ओलंपिक्स में हम लोग जो है जाके वहां पे मेडल, लेकिन खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए हमें कम से कम 70 साल लगे। नहीं, तो सारे के सारे लोग जो है ना, अभी इतने हिंदुस्तान में इतने बड़े स्टेडियम्स हैं, साई बनाए हैं, हर चीज के एसोसिएशन बने हैं, पैसा लगा है, खेल कूद में जितना हिंदुस्तान का डेवलपमेंट था उस हिसाब से जो है उनको प्रोत्साहन मिलते गए। तो फिर एक वो विषय बताएं जिसकी वजह से खेलों की दुनिया में हम उतना नहीं कर पाए जितना चीन या फिर छोटे छोटे कीनिया जैसे देश कर पाए। देखिए, आप लोग को समझना चाहिए, हम लोग डेवलपिंग नहीं, हम लोग बैकवर्ड कंट्रीज थे। हम लोग कीनिया से भी ज्यादा हम लोग नहीं। देखिए, छोटे कंट्रीज में क्या होता है, छोटे कंट्रीज में 1 2 4 जो मतलब मेडल्स जीतने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत बड़ी हमारी कंट्री है, हम लोग को हमारे कैरिबियन देश जो छोटे छोटे देश हैं वो एथलीट में एक बड़ी ताकत बन गई है। समय समाप्त हो रहा है और आप दोनों माननीय सांसदों को जाना होगा उनका पैसा संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर नासिर हुसैन, आपने समय दिया, बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सीधा रुख करता हूं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, यहां पर बात चल रही है खेल कूद के विस्तार को लेकर जो चर्चा है, जिसका जवाब आज माननीय मंत्री के द्वारा दिया जाना है, कितना महत्वपूर्ण है ये विषय? प्रतिबिंब नियम 193 के तहत जो है स्पोर्ट्स पे जो है चर्चा जो चल रही है, गौरव गोविंद ने शुरुआत की थी, उसके ऊपर सूचीबद्ध है कि खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर वो जवाब देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सत्र है पूरा वो समाप्ति की तरफ है, तो 193 के तहत जो है इस बार क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छी चर्चा हुई है। नीड टू प्रमोट स्पोर्ट्स पे चर्चा जो है वो चल ही रही है, और इसके अलावा सिचुएशन इन यूक्रेन इसके ऊपर चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रतिबिंब अगर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आधे घंटे की चर्चा भी हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसके ऊपर भी इस सत्र में चर्चा हुई। इसके अलावा मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि नियम 377 के तहत जो है लोकसभा में अमूमन जो है पटल पर पत्र रखे जाते हैं सांसदों की तरफ से, लेकिन इस बार नियम 377 के तहत भी मौखिक रूप से संसद सदस्यों ने अपनी बात रखी, शून्यकाल में अपनी बात रखी, प्रश्नकाल में अपनी बात रखी। और इस हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो इस बार 42% समय जो है लोकसभा का वो फाइनेंस पे, क्योंकि ये बजट सत्र था तो इसके जो फाइनेंस बिल है वो पारित हुआ है, एप्रोप्रिएशन बिल पारित हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बिल पारित हुआ है, विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पे जो मांगे थी वो उसके ऊपर एलोकेशंस हुई हैं 1 साल के लिए बजट की। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें, इसमें से 42% फाइनेंस चीज़ों पे हुआ है, 15.5% जो है विधायी कार्यों पे, जिसमें मैंने कहा कि बहुत सारे बिल, इंपॉर्टेंट बिल पारित हुए हैं, और 28.2% जो है वो गैर विधायी। पवन, आपने बहुत विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई है कि बजट सत्र के इस दूसरे हिस्से में क्या कुछ हुआ और कितनी उत्पादकता रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बात करें उच्च सदन के एजेंडे में तो आज श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब भी शामिल है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले 30 मार्च को डीएम के सांसद एम शनमुगम ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार, सुझाव और चिंताएं सदन के सामने रखी।
रोजगार सुरक्षा को बड़ी चुनौती बताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर कामकाज के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि विकास के क्रम में हर क्षेत्र में रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे कामगारों को लाभ हुआ है। श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस साल के बजट में करीब 16,894 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 2,645 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। रोशन जी, अगर बात करें श्रम और रोजगार को लेकर जो चर्चा है, उसमें एक बजट जो है आवंटित किया गया है वो कई गुना ज्यादा है, वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, चूंकि हमारा जो ओवरऑल बजट है वो बढ़ा है जी, और जो हमारा जो बजटरी एलोकेशन होता है, क्योंकि 10% तो सामान्य तौर पर बढ़ता है, लेकिन कुछ जगह सरकार ने बजट में बड़ी भारी बढ़ोतरी की है, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत की है, कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे ही श्रम के क्षेत्र में की है। लेकिन जो अभी चर्चा हो रही थी कि जो लेबर कोड बने हैं, अगर लेबर कोड प्रॉपर तरीके से लागू होते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे देश में एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कानून बन जाते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, जिन विभागों की है, वो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं करते। इसके कारण जो श्रमिकों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इसीलिए उनको जो आपने देखा कि हायर एंड फायर जो पॉलिसी है, अब हायर एंड फायर की पॉलिसी के कुछ नियम है कि आप किसको निकाल सकते हैं, किसको आप रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे उद्योगपति है या जो कारोबारी है वो अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को रखते हैं, लोगों को निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इसमें चर्चा होगी, या जो कुछ सांसदों ने इस पर चर्चा की, इस मुद्दे को जरूर उसमें शामिल करना चाहिए कि जो सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए एक श्रमिक की, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप तय करना बेहद आवश्यक है। समय समाप्त हो रहा है। रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कृति, मैं चाह रहा था आपसे एक रिएक्शन लेना, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए नजर डालते हैं प्रश्न सूची पर। सांसद प्रवेश साहिब सिंह जल शक्ति मंत्रालय से यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे विषैली झाग से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद गजानन कीर्तिकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से खादी उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अर्जुन लाल मीणा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद TR बालू जल शक्ति मंत्रालय से आर्सेनिक युक्त जल का शोधन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद भावना गवली पाटिल जल शक्ति मंत्रालय से पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को फिर से चालू करने से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद मलूक नागर जल शक्ति मंत्रालय से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी के 100 किलोमीटर के इलाके में बाढ़ आने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद राजवीर सिंह राजू भैया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 7 मेगा सिटी के आसपास सैटेलाइट नगर हेतु योजना से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद क्वीन ओझा नागर विमानन मंत्रालय से गुवाहाटी विमानपत्तन से विमान संपर्क से संबंधित प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद हेमा मालिनी जल शक्ति मंत्रालय से प्रदूषण नियंत्रण हेतु राज्यों को मिलने वाली सहायता से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। सांसद पिनाकी मिश्रा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से साल 2022 में सौर पंपों को मिली मंजूरी से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद विनोद चावड़ा जल शक्ति मंत्रालय से नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत नई परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद विजय बघेल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भारतमाला परियोजना के तहत किसानों को मुआवजा के भुगतान से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद पी वेलुस्वामी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से रसोई गैस के अनेक कनेक्शंस को खत्म करने से जुड़ी जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद YS अविनाश रेड्डी नागर विमानन मंत्रालय से विमानपत्तनों का विस्तार और उनमें बदलाव से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद प्रताप सिन्हा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा बनाए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद अपरूपा पोद्दार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार जल शक्ति मंत्रालय से तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की स्थिति से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद AKP चिनराज नागर विमानन मंत्रालय से बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए पृथक सुरक्षा जांच से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं।
सांसद उपेंद्र सिंह रावत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पुनर्विकास से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद खगेन मुर्मू जल शक्ति मंत्रालय से औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। राज्यसभा में अगर बात की जाए तो आज संस्कृति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन और पर्यटन मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर अशोक बाजपेयी प्रश्नकाल के दौरान अपने प्रश्न के जरिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अन्य पक्षकार और की ओर से जांच किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे विदेश मंत्रालय से बीते 5 साल में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत पैनल में शामिल किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद अजय प्रताप सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन ग्राम वासियों को आवंटित पट्टों के नवीकरण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद अब्दुल वहाब विधि और न्याय मंत्रालय से अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना यानी कि लोअर कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद बिनोय बिस्म विधि और न्याय मंत्रालय से पूछेंगे कि क्या दंड विधि सुधार समिति में आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को बदलने के नियम शामिल किए गए हैं। सांसद सुशील कुमार मोदी श्रम और रोजगार मंत्रालय से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद टीजी वेंकटेश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एस्बेस्टस आधारित उद्योगों को पर्यावरणीय मंजूरी देने को बंद करने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद केसी राममूर्ति श्रम और रोजगार मंत्रालय से कर्नाटक में नए ईएसआई अस्पतालों को मंजूरी दिए जाने से जुड़े हुए प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद रामकुमार वर्मा संस्कृति मंत्रालय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष एनसीएफ की स्थापना और इनमें व्यय की गई धनराशि से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पर्यटन मंत्रालय से स्वदेश दर्शन योजना के अधीन श्री कृष्ण देव राय पर्यटन सर्किट को विकसित करने की योजना से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह पर्यटन मंत्रालय से महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद गीता और चंद्र प्रभा संस्कृति मंत्रालय से संग्रहालय के सुंदरीकरण की योजना और उसके चुने गए संग्रहालयों से संबंधित प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में मंत्रालय के लिए अर्जित भूखंड के इस्तेमाल और उसकी जगह से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा श्रम और रोजगार मंत्रालय से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी को खत्म करने की योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद पी विल्सन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से तमिलनाडु में स्वच्छ निर्मल तट अभियान योजना के लिए आवंटित धनराशि से जुड़े प्रश्न को पूछने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। संसद में आज में मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे संसद की कार्रवाई के सीधे प्रसारण। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।